हेलो एंड वेलकम टू YCZ क्लासेस स्टूडेंट्स। आज हम केमिस्ट्री इन एक्शन से नेक्स्ट लेक्चर ले रहे हैं, जहाँ पे हम पढ़ेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ कीमोथेरेप्टिक एजेंट्स। हमने बताया था कि जो केमिकल्स हम यूज़ करते हैं फॉर क्यूरिंग द डिजीज़, ठीक है, जो अब हम डिजीज़ को क्यूर करने के लिए जो केमिकल्स हम यूज़ करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं बेटा उन्हें हम बोलते हैं कीमोथेरेप्टिक एजेंट्स। और वो कीमोथेरेप्टिक एजेंट्स हमने पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में कि वो हमारे पास ड्रग्स और मेडिसिन्स होती हैं, ठीक है। तो आज हम क्लासिफिकेशन कीमोथेरेप्टिक एजेंट्स की पढ़ेंगे, लेकिन सिर्फ मेडिसिन जैसी कीमोथेरेप्टिक एजेंट की क्लासिफिकेशन हमारे सिलेबस के अंदर है और वही हम पढ़ेंगे। तो द सबस्टेंसेस दे आर क्लासिफाइड इनटू द सबस्टेंसेस आर क्लासिफाइड इनटू वेरियस टाइप्स डिपेंडिंग अपॉन द मोड ऑफ एक्शन। ये सबस्टांसेस जो है बेटा इन्हें हम क्लासीफाई करते हैं वेरियस टाइप्स में। इस चीज़ पे इनका डिपेंडेंस है कि इनका मोड ऑफ एक्शन जो है उस बेसिस पे हम इन्हें वेरियस टाइप्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो द टाइप ऑफ डिजीज़ दे कम्बैट, दैट मीन्स कौन सी डिजीज़ को वो क्यूर करते हैं, कौन सी डिजीज़ को जो है वो सुप्रेस करते हैं, रिलीव करते हैं, ठीक है। ठीक है, तो उस बेसिस पे जो है हम इनकी क्लासिफिकेशन कहने जा रहे हैं। तो सम ऑफ द कॉमनली यूज कीमोथेरेप्टिक एजेंट्स आर, जो आपको याद रखने हैं। जैसे हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि एंटीपायरेटिक्स और एनाल्जेसिक्स, ठीक है, एंटीपायरेटिक और एनाल्जेसिक्स। तो आइए सबसे पहले एंटीपायरेटिक्स के बारे में जानते हैं बेटा। एंटीपायरेटिक्स ऐसे जो है वो केमिकल्स होते हैं विच आर यूज्ड टू ब्रिंग डाउन द बॉडी टेम्परेचर। देखिए, जब कभी जो है इंसान को फीवर हो जाता है, फेवरिश कंडीशन हो जाती है बॉडी के अंदर, तो काफ़ी टेम्परेचर जो है वो हाई हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में जो है हम उस फेवरिश कंडीशन के दौरान में फेवर को नॉर्मल फंक्शनिंग कर बॉडी पे जो है, जहाँ पर हमारी बॉडी जो है वो नॉर्मली फंक्शन कर सके, तो उस लेवल पर वापस पहुँचाने के लिए जो पिल्स हम यूज़ करते हैं, या आप यूँ कहें कि जो हम केमिकल्स यूज़ करते हैं, तो उन्हें हम एंटीपायरेटिक्स बोलते हैं। यानी सिंपली मैं आपको कहूँ कि एंटीपायरेटिक्स ऐसी मेडिसिन है, ऐसी केमिकल्स हैं जिन्हें हम यूज़ करते हैं, ठीक है, बॉडी के टेम्परेचर को डाउन करने के लिए, ठीक है। जब बॉडी का टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा हो जाता है, तो फेवरिश कंडीशन के दौरान में, तो ये एंटीपायरेटिक जैसे केमिकल्स जब लिए जाते हैं, तो वो फेवरिश कंडीशन में इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर जो है वो हमारा डिक्रीज़ हो जाता है और वो नॉर्मल लेवल तक आ जाता है। तो ऐसे केमिकल्स को बेटा हम एंटीपायरेटिक्स बोलते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ यह बताया गया सो एज टू रिटेन द नॉर्मल बॉडी फंक्शनिंग, मतलब कि हम बनाए रखते हैं अपनी नॉर्मल बॉडी फंक्शनिंग हमारी जो है वो बने रहे उस दौरान में, तो उन्हें हम बोलते हैं एंटीपायरेटिक्स, ओके। तो साथ ही साथ आप बताएंगे इनकी एग्जांपल्स, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट है इनकी एग्जांपल्स को याद रखना, ठीक है, इस पे भी आपको मेहनत करनी है। तो सम ऑफ द कॉमन एग्जांपल्स ऑफ एंटीपायरेटिक्स आर, जैसे कि हम पैरास्टामोल लेते हैं बेटा, ठीक है, ये तो कॉमन सा ब्रांड है हमारे पास कि जब भी हम किसी भी इंसान को जो है बुखार ज़्यादा हो जाता है तो वो पैरास्टामोल का इस्तेमाल करता है, एस्प्रिन यूज़ करता है, ठीक है, फेनास्टिन। तो ये कुछ जो है इनकी एग्जांपल्स हैं जो आपको जहन में रखनी है। और अगर हम देखेंगे बेटा इनका जो हमारे पास इनका कंपाउंड है केमिकली, आप इस तरीके से ये बेंजीन का स्ट्रक्चर जो है, और इसके ऊपर जो है बेंजीन के ऊपर OCOCH3, ठीक है। यानी अगर मैं आपको बताऊं कि ये हमारा एस्टर ग्रुप होता है, ठीक है, ये आप को पता ही है, यहाँ पर ये ऑक्सीजन है, ठीक है, देन कार्बन है, उसके बाद डबल बॉन्ड इस तरीके से आ जाएगा जब हम इसका स्ट्रक्चर करेंगे, और उसके बाद CH3। तो कहीं ना कहीं ये हमारा R ग्रुप है, RCOOR। तो RCOR आपको पता है कि एस्टर होता है, एक तो ये एस्टर ग्रुप है, और साथ ही साथ जो है इसमें क्या है बेटा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी यहाँ से जुड़ा हुआ है एक साइड से, ठीक है। तो ये कार्बोक्सिलिक और एस्टर ग्रुप मिला के जो ये कंपाउंड हमारे पास आ रहा है, इसको ही हम बोलते हैं एस्प्रिन। और इस एस्प्रिन का जो नाम है, इसको एसिटाइल क्या बोलते हैं हम इसको, इस एसिड को हम एसिटाइल बोलते हैं इस समय पे, एसिटाइल। और ये बाकी हमारा सैलिसिलिक एसिड हो गया, ठीक है, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड भी हम इसको बोलते हैं, जिसे हम एस्प्रिन बोलते हैं। होप कि आपको क्लियर हो। इसी तरीके से हमारे पास ये बेंजीन जैसा कंपाउंड है हमारे पास, इसकी पैरा पोजीशन पे क्या है हमारे पास, OH ग्रुप है, और यहाँ पर NHCO और NH है। तो इस NHCO को आप पहचान सकते हो, देखो यहाँ से आप बोल सकते हो ये CH3 हमारा R ग्रुप है, RCONH। तो RCONH मालूम है आपको क्या, ये अमाइड है बेटा, ठीक है, जिसको हम एसिड अमाइड भी बोलते हैं। और ये सेकेंडरी अमाइड इसलिए है क्योंकि यहाँ हमारे नाइट्रोजन के साथ जो है एक ही हाइड्रोजन है। या फिर आप इस तरीके से बोल सकते हो कि ये जो अमाइड वाला पार्ट है NHCO, इसके साथ दो R ग्रुप्स हैं, एक तो ये एराइल ग्रुप है और एक ये अल्काइल ग्रुप है। आप ज़्यादा बेहतर है इसको सेकेंडरी अमाइड जो है लर्न करने में, कि आप नाइट्रोजन के साथ एक हाइड्रोजन देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये हमारा सेकेंडरी अमाइड है, ठीक है, सेकेंडरी अमाइड ग्रुप है। और यहाँ पर आ गया हमारे पास OH ग्रुप, हाइड्रोक्सी ग्रुप, ठीक है, यानी फिनोलिक ग्रुप। हाँ, फिनोल ग्रुप है ये इस समय पे, क्योंकि डायरेक्ट बेंजीन के साथ जुड़ा हुआ है।
तो इसको हम ना पैरास्टामोल बोलते हैं। तो जब भी कभी भी आपको पैरास्टामोल का स्ट्रक्चर करना है तो इस तरीके से आपने ये फिनोल और एमाइड सेकेंडरी का ग्रुप याद रखना है। ओके, तो इसको हम इस तरीके से भी, इस पैरास्टामोल का हम नाम जो है केमिकल इस तरीके से बोलेंगे बेटा। ये पैरा पोजीशन को हम 4 करके बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि आपको मालूम है कि हमने अभी बताया था कि इस समय पे जो है हमारे पास 4 कार्बन पे जो है बेटा हमारे पास एसिड एमाइड आएगा, ठीक है, 1 2 3 4, 4 एसिड एसिड एमिडो, ठीक है, और फिनोल इसका हम नाम बोलते हैं, या फिर पैरा एसिड एमिडो फिनोल भी हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से ये कंपाउंड है, यहाँ पे बेंजीन रिंग है, OC2H5 यहाँ पर है, इथॉक्सी ग्रुप, और यहाँ पर NaCO है, तो इसको फिनास्टिन बोलते हैं, ठीक है। इसी तरीके से इसको अगर नाम करना होगा तो हम बोलेंगे पैरा इथॉक्सी, पैरा और क्या बोलेंगे इथॉक्सी, और देन एसिड, ठीक है, एनालाइड, एसिड एनालाइड आप इसको बोल सकते हो, दिस इज एसिड एनालाइड ग्रुप CH3CONH। ओके, तो कहीं ना कहीं हम इसको पैरा इथॉक्सी एसिड एनालाइड फिनास्टिन को बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद जैसे मैंने ये जो एक टर्म ली थी, ये था एंटीपायरेटिक्स एंड एनाल्जेसिक्स, ठीक है। तो एंटीपायरेटिक हमारा हो गया है, तो अब हम जो है बेटा एनाल्जेसिक्स को समझते हैं। तो एनाल्जेसिक जो है ना बेटा, इनको हम बोलते हैं पैन किलर्स। आमतौर पे हम इनको किस नाम से जानते हैं, एनाल्जेसिक्स को पैन किलर्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हुई हो, लिटरल मीनिंग इसका एनाल्जेसिक्स का, पैन किलर्स दे आर आल्सो नोन बाय द नेम पैन किलर्स। सो व्हाट आर these आर द केमिकल्स दैट आर यूज्ड टू किल और रिलीव द पैन आर नोन एज एनाल्जेसिक्स, ठीक है। मतलब ऐसे मतलब केमिकल्स जो हम यूज़ करते हैं जिससे हमारी पैन जो है वो कम हो जाती है, सुप्रेस हो जाती है, या आप यूँ कहें कि जहाँ हमें पैन से रिलीफ मिलती है हमारी बॉडी को, तो ऐसे केमिकल्स को बेटा हम एनाल्जेसिक्स बोलते हैं, यानी पैन किलर्स बोलते हैं, ठीक है। बिकॉज दे आर यूज टू किल द पैन और रिलीव द पैन, दैट्स वाई दे गॉट द नेम द पैन किलर्स और एनाल्जेसिक्स। दीज आर कॉमनली नोन एज, हाँ देखिए यही मैं बोल रहा था, पैन किलर्स बोलते हैं, पैन किलर्स बोलते हैं इनको, एंड हैव बीन क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच यू हैव टू कीप इन माइंड। इन एनाल्जेसिक्स को, पैन किलर्स को बेटा 2 टाइप्स में क्लासीफाई किया जाता है। एक हम बोलते हैं इनको ओपियोटिक नारकोटिक एनाल्जेसिक्स, और दूसरा होता है नॉन नारकोटिक एनाल्जेसिक्स। या आप यूँ भी बोल सकते हैं कि नारकोटिक एनाल्जेसिक्स, सिंपली आप बोल सकते हैं कि एनाल्जेसिक्स को नारकोटिक एनाल्जेसिक्स और नॉन नारकोटिक एनाल्जेसिक्स में डिवाइड किया जाता है, या फिर आप ओपिएटिक या ओपिएट नारकोटिक और नॉन ओपिएटिक नारकोटिक एनाल्जेसिक्स भी बोल सकते हैं। तो चलिए पहले वाले केस को हम यहाँ पर लर्न करते हैं, सीखते हैं। ओपिएटिक नारकोटिक एनाल्जेसिक या ओपिएट नारकोटिक एनाल्जेसिक्स क्या होते हैं हमारे पास, दीज आर द ड्रग्स दैट आर मैनली ऑब्टेन फ्रॉम ओपियम। ये ऐसी क्या होती है बेटा, ड्रग्स होती हैं, these are the drugs that are mainly obtained from opium, the product of the plant Papaver somniferum। आप इसको याद रख लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है। ये ड्रग्स होते हैं। तो अभी आप थोड़ा सा बताना चाहेंगे कि सर हम तो क्लासिफिकेशन ऑफ या मेडिसिन्स पढ़ रहे हैं, तो ये ड्रग कहाँ से आ रहा है बीच में। आपने इसके लिए याद रखना है बेटा कि हमारे पास जो भी मेडिसिन्स होती है ना, ऑल मेडिसिन्स आर ड्रग्स, ठीक है। सारी जो मेडिसिन्स होती हैं ना वो ड्रग्स होती हैं, उनको हम ड्रग्स बुला सकते हैं, बट ऑल ड्रग्स आर नॉट मेडिसिन्स। लेकिन सारी ड्रग्स जो हैं वो मेडिसिन्स जो है वो नहीं होती हैं, ठीक है। बिकॉज ड्रग्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ तभी इंसान ले सकता है अंडर द प्रॉपर सुपरविजन और गाइडेंस ऑफ फिजिशियन वगैरह, ठीक है। मतलब कंसल्टेशन ऑफ डॉक्टर्स के ही हम ले सकते हैं, अदरवाइज नहीं ले सकते हैं, ठीक है। क्योंकि थोड़ा सा भी उसका डोज ज़्यादा हो गया तो बेटा फैटल हो सकता है, ठीक है। तो इसी तरीके से आपने यहाँ पे याद रखना है ओपिएट नारकोटिक एनाल्जेसिक्स में, दीज आर द ड्रग्स दैट आर मैनली ऑब्टेन्ड फ्रॉम ओपियम, ठीक है, पॉपी जिसको हम बोलते हैं। तो द प्रोडक्ट ऑफ द प्लांट उसको बोलते हैं, किस प्लांट का ये प्रोडक्ट होता है ओपियम, पेपावर सोमेनिफेरम, ठीक है। और इन द फॉर्म ऑफ जैसे मॉर्फिन, ये तो थोड़ा सा नशेवर चीज़ है, आपको पता है कि गवर्नमेंट जो है इस पर बार बार बैन भी करती है, नशा मुक्त रहने की बार बार हिदायत दिए जाते हैं, ठीक है। तो उसको मॉर्फिन की शक्ल में जो है पेपावर सोमेनिफेरम से जो है इस प्लांट से इस प्रोडक्ट को निकाला जाता है ओपियम को, ठीक है, उससे ये ड्रग बनाई जाती है। तो अगर हम ग्रीक वर्ड है ये बेटा, ग्रीक में इसका मॉर्फस, ये जो मॉर्फिन है ग्रीक वर्ड है, जहाँ मॉर्फस गॉड ऑफ स्लीप इसको कहा जाता है, ठीक है, दैट किल्स द पैन। इंसान जो है मतलब ऐसी नींद में होता है ये मॉर्फिन के पिल्स लेकर, ये ड्रग्स लेकर, कि उसको किसी चीज़ का कोई पता ही नहीं होता है, ठीक है, होशो हवासी जो है उसके नहीं होते हैं,
तो उसकी उसकी पैन जो है, उसकी जो वो पैन होती है वो टोटली जो है वो किल हो जाती है, और उसको कुछ किसी भी चीज़ की जो है कोई खबर नहीं रहती है, ठीक है। तो इसलिए जो है इन नशावर चीज़ों से जो है ज़्यादा डोज हो जाने से बेटा जो है इंसान की जान भी जा सकती है। दैट इज़ वाई जो है गवर्नमेंट इन पे बैन करती है बार बार। हमें इन चीज़ों का पता होना चाहिए और हमें ये चीज़ें करनी भी नहीं चाहिए, ठीक है। व्हेन वी बिकम अवेयर अबाउट द इल इफेक्ट्स ऑफ सच ड्रग्स, देन वी शुड नेवर यूज़ दीज, ठीक है। हमें कभी इन्हें इस्तेमाल फिर नहीं करना चाहिए। सोच समझ के भी अगर हम लोग जो है इनको इस्तेमाल करें तो वो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है। तो लिहाजा हमें दूसरों को भी अवेयर करना चाहिए कि इन चीज़ों से जो है इंसान को नुकसान है, जो है इंसान को ठीक है नुकसान पहुंच सकता है। तो लिहाजा जो है वो हमें इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए और दूसरों को भी बताना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। हाल फिलहाल इनकी अब आपने क्या देखनी चलिए, ये तो आपको पता चला कि ओपिएट नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स क्या होती हैं बेटा। अब है कि ओपिएट नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स के बारे में आप ये भी याद रख सकते हैं कि जिनका जो एडिक्टिव होती हैं, यहाँ से इंसान जो है उनका आदी भी हो जाता है, ठीक है। इंसान को इनकी आदत भी पड़ सकती है। अब इनमें कुछ एग्जांपल्स हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपने एग्जांपल्स याद रखनी है। देखिए कोडीन, ठीक है, आपको एग्जाम में ऐसे भी आ जा सकता है कि एग्जांपल्स नीचे नीचे दी हुई होंगी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल इज एन एग्जांपल ऑफ ये यू कैन से द ओपिएट नार्कोटिक एनाल्जेसिक और नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक, इस तरीके से भी आपको बोला जा सकता है। तो आपने इस चीज़ पे भी मेहनत करनी है। कोडीन जो है ये ओपिएट नार्कोटिक एनाल्जेसिक है, मारिजुआन है, ठीक है, कोसीन है, इसी तरीके से एलएसडी है, हेरोइन है, ठीक है। ये फिल्म इंडस्ट्री वाली हेरोइन तो नहीं होती है, लेकिन इस तरीके का ये एक मतलब ड्रग है, ठीक है। मॉर्फिन डायस्टेट इसको बोला जाता है, कॉमनली इसे हेरोइन बोला जाता है बेटा, ठीक है। दैट इज़ द मोस्ट कॉमनली ट्रैफिक्ड ड्रग। मोस्ट कॉमनली ट्रैफिक ड्रग का मतलब आप सुनते हैं आया हमारे डे टू डे लाइफ के अंदर कि फ़लाँ जगह पे जो है कोई इतने हेरोइन के जो है वो हेरोइन जो है वो पकड़ी गई है ना। मतलब हम न्यूज़ वगैरह में भी सुनते रहते हैं। तो वो वही हेरोइन होती है बेटा, मतलब ड्रग होती है जो मतलब जो स्मगलर्स होते हैं वो इनका व्यापार करते हैं। वैसे करना नहीं चाहिए, ठीक है। जब जो चीज़ गलत है वो गलत है। तो वो हेरोइन होती है, मॉर्फिन डाइस्टेट ड्रग का नाम है, जो हम मोस्टली जो है वो ट्रैफिक की जाती है। ट्रैफिकिंग का मतलब हो गया कि जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो मतलब इनको चला के जो है उनका व्यापार वगैरह करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम सेकंड क्लास पढ़ेंगे इनके नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स बेटा। नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स जो है दीज आर द मेडिसिन्स विच विदाउट काजिंग एडिक्शन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताई कि जो ओपिएट नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स आपने ऊपर पढ़ी वो एडिक्टिव होती है, उससे इंसान उनका आदी भी हो जाता है उन ड्रग्स का। जैसे कोडीन, मॉरिजुआन वगैरह मैंने अभी नाम बताया, या हीरोइन, मॉर्फिन डाइस्टेट, इनका आदी हो जाता है। ये तो ओपिएट नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स का आ जाएंगे। लेकिन नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक जो होती है ये ऐसी ड्रग्स, ऐसी मेडिसिन होती हैं जी विच विदाउट काजिंग एडिक्शन, मतलब जो बगैर इंसान को उनका आदी बनाए क्या करते हैं, रिलीव्स द पैन, ठीक है। चलो पैन को तो रिलीव करते हैं, लेकिन इंसान को उनकी आदत, उनका नशे जो है वो नहीं पड़ सकता है। एंड डज नॉट इंड्यूस द सेंस ऑफ अनकॉन्शियसनेस। देखिए जब हाँ इंसान जैसे हेरोइन, मैरिजुआन, ठीक है, या फिर ये एलएसडी वगैरह के पिल्स लेता है, ओपिएट नार्कोटिक एनाल्जेसिक, तो वहाँ पर इंसान जो है अनकॉन्शियस भी हो जाता है, मतलब उसको होशो हवास बिल्कुल भी नहीं होती, सेंस बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, ठीक है। लेकिन ये जो नॉन नार्कोटिक वाली एनाल्जेसिक है बेटा, यहाँ पर इंसान को ये एडिक्टिव तो नहीं बनाती है, लेकिन पैन को रिलीव करती है। विदाउट काजिंग एडिक्शन रिलीव्स द पैन, पैन को रिलीव करती है। एंड डज नॉट इंड्यूस द सेंस ऑफ अनकॉन्शियसनेस, और उस बंदे के अंदर जो है ये अनकॉन्शियसनेस, मतलब वो अपना दिमागी संतुलन वगैरह बिगड़ना, ऐसा नहीं करती है। डज नॉट इंड्यूस द सेंस ऑफ अनकॉन्शियसनेस इन दैट ह्यूमन बीइंग विच यूजेस द नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक, ठीक है। तो दीज इंक्लूड इंड्यूस ने दीज इंक्लूड। तो ऐसी नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक जो होती हैं बेटा, वो होती है हमारे पास जैसे एस्प्रिन, ठीक है, एस्प्रिन ये आप याद रख सकते हैं, ठीक है। जैसे डिस्प्रिन, एस्प्रिन, डिस्प्रिन, आप ये प्रिन करके भी इसका ट्रिक याद रख सकते हैं कि नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक में आता है, ठीक है। एस्प्रिन हो गया, डिस्प्रिन हो गया, और इसको डिस्प्रिन को हम सॉल्युबल फॉर्म ऑफ एस्प्रिन भी बोलते हैं, ठीक है। यानी इसी के आगे एस्प्रिन के आगे डिस्प्रिन, एस्प्रिन का सॉल्युबल फॉर्म को ही हम डिस्प्रिन बोलते हैं, ठीक है। तो कंटेनिंग कैल्शियम कार्बोनेट एंड एस्टर फंक्शन ग्रुप इनके अंदर, या फिर आप यूँ बताएं कि इनमें केमिकल जो होता है कैल्शियम कार्बोनेट और एस्टर होता है, ठीक है। इसी तरीके से फिनाइल ब्यूटाजोन, इसी तरीके से ब्रोफिन, ठीक है, पाइप्रीडाइन या पाइप्रीडीन भी बोल सकते हैं आप। एंड द ट्रेड नेम्स जो हैं लाइक जैसे क्रोसिन, ठीक है, जैसे क्रोसिन, ठीक है,
या कोरेक्स आपने सुना होगा, कफ सिरप जैसे आता है, ठीक है। तो क्रोसिन हो गया, जैसे एनाल्जिन हो गया, जैसे नोवल्जिन हो गया, कैल्पाल हो गया बेटा, कैल्पाल हम काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं डे टू डे लाइफ के अंदर। इसी तरीके से मेफ्टाल स्पास आपने सुना होगा, ये भी ट्रेड नाम है, ठीक है। मेफ्टाल स्पास वगैरह जो है, जैसे आई थिंक जैसे कहीं अगर इंसान को जो है पेट दर्द वगैरह होती है तो मेफ्टाल स्पास का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो इसी तरीके से बुखार वगैरह के केस में हम कैल्पाल वगैरह भी यूज़ करते हैं। तो ये हैं ट्रेड नेम इन नॉन नारकोटिक एनाल्जेसिक्स के, ठीक है। तो ये भी आपको कहीं ना कहीं याद रखने हैं, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर एक स्ट्रक्चर है इसका ब्रोफिन का है, ठीक है, या फिर आप इसका स्पेलिंग BRU करके या आई से स्टार्ट कर सकते हैं, ब्रोफिन। ये कोई बड़ी बात नहीं है, याद रखना। तो इस ब्रोफिन वाले कंपाउंड का ना आप इस तरीके से बेटा देखिए, ये बेंजीन आ गई हमारे पास, ठीक है। बेंजीन के पैरा पोजीशन से आप यहाँ पर CH, ठीक है, देन CH3 ब्रांच करके, और आगे इसका फंक्शन ग्रुप जो है आपने कार्बोक्सिलिक ग्रुप जोड़ना है, और यहाँ से जो है CH2, ओके, देन CH3 ब्रांच, और यहाँ से CH3 करना है, देन यू हैव टू नेम दिस कंपाउंड एज द ब्रोफिन, ठीक है। तो होप कि हमारे ये 2 पॉइंट जो है, 2 टर्म्स जो हैं, जो कि मैंने बताया था आपको बेटा, ये था हमारे पास एंटी पायरेटिक्स एंड एनाल्जेसिक्स। तो ये एंटी पायरेटिक्स AP और एनाल्जेसिक्स जो है ये हमने आज के लेक्चर में क्लियर किया है। आई होप कि आपको ये 2 टर्म्स एंटी पायरेटिक्स और एनाल्जेसिक्स जो है वो क्लियर हुआ होगा। इन केस अगर आपको कोई डाउट रहता है इसमें, नारकोटिक एनाल्जेसिक या नॉन नारकोटिक एनाल्जेसिक्स आपको समझ में नहीं आती है, या किसी भी जगह पे आपको कोई डाउट रहता है, तो आप मुझे कमेंट करके बोल सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप पूछ सकते हैं, ठीक है। हम हर वक्त जो है आपके लिए हाजिर हैं। तो आज के लेक्चर में रखते हैं बेटा इतना ही, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। लेकिन एट द एंड में आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़, क्या जाता है बेटा, आप वीडियो को थोड़ा सा लाइक कर दीजिए, कर दिया करें। और अगर आपको लेक्चर्स अच्छे लगते हैं प्लीज़ शेयर कर दिया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल को जो है वो सब्सक्राइब भी कर लें। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। गुड बाय, टेक केयर, स्टे फिट एंड स्टे सेफ।